वेलकम टू स्टडी आर्ट 11। आज हम पढ़ेंगे नहीं, जिएंगे। सो आर यू रेडी? ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स, टफ है, लेकिन परीक्षा में टफ टॉपिक से ही सबसे आसान सवाल आता है। आज 13 मिनट में तैयार कर दूंगा। यह कानून तय करता है सरकार आपकी जमीन कब ले सकती है और कितना मुआवजा देना होगा। यूपीएसआई परीक्षा में इस कानून से हर साल सवाल पूछा जाता है। आज सिर्फ एक वीडियो में पूरा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। मेरे सारे वीडियो देख लिया तो मास्टर बना दूंगा, सिलेक्शन दिला दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। और टॉपिक है यूपीएसआई परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हिस्सा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, जिसे आम भाषा में हम लोग LAR एक्ट 2013 भी कहते हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी यानी असेंट कब मिली? वो तारीख है 27 सितंबर 2013। एकदम सही। और दूसरी सबसे जरूरी तारीख, ये कानून लागू यानी इन्फोर्स्ड कब हुआ? इसका जवाब है 1 जनवरी 2014। ये डेट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छात्रों, एग्जाम पॉइंट याद रखें। इन डेट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। स्लाइड 2 हमें 1894 के पुराने कानून से 2013 के नए कानून तक का सफर बताती है। दोस्तों जरा सोचिए, 1894 का कानून तो अंग्रेजों के जमाने का था। करीब 120 साल पुराना। और वो कानून बिल्कुल अपारदर्शी था। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार का फायदा देखा जाता था, किसान की कोई आवाज नहीं थी वहां। लेकिन ये जो नया 2013 का एक्ट है, ये ट्रांसपेरेंट है, ह्यूमेन यानी मानवीय है, और पार्टिसिपेटरी है, जिसमें जमीन देने वालों की भागीदारी तय की गई है। सही बात है। और इसी स्लाइड पर एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत समझाया गया है, जिसे एमिनेंट डोमेन कहते हैं या संप्रभु शक्ति। इसे आसान भाषा में छात्रों को कैसे समझाएंगे? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सार्वजनिक हित यानी जनता के कल्याण के लिए सरकार के पास निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की आखिरी शक्ति होती है। हाँ, जिसके पीछे एक लैटिन मैक्सिम काम करता है, सालोस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स। बिल्कुल, जिसका अर्थ है कि जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। अगर बड़ी आबादी के फायदे के लिए कोई जमीन चाहिए तो सरकार उसे ले सकती है। लेकिन जमीन लेना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ स्लाइड पर एक बहुत बढ़िया एग्जाम पॉइंट है। छात्रों ध्यान से सुनिएगा। जमीन यानी लैंड एक स्टेट लिस्ट या राज्य सूची का विषय है, पर उस जमीन का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन करना वो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में आता है। यानी जमीन भले ही राज्य का मसला हो, पर उसको लेने के कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। स्लाइड नंबर 3। यहाँ बात हो रही है कि यह अधिनियम कहाँ लागू होगा और सहमति यानी कंसेंट के क्या नियम है। धारा 2 में 3 स्थितियां दी गई हैं। हाँ, पहली है सरकारी प्रोजेक्ट्स, दूसरी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, और तीसरी हैं प्राइवेट या निजी कंपनियां। इन तीनों के लिए लोगों की सहमति का दायरा अलग अलग तय किया गया है ना? बिल्कुल। इसको थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर सरकार खुद के किसी सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन ले रही है, जैसे सरकारी अस्पताल बनाना हो, तो 0% सहमति चाहिए। मतलब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सही कहा, क्योंकि वो पूरी तरह जनता के लिए है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट PPP मॉडल का है, जहां प्राइवेट कंपनी भी शामिल है, तो कम से कम 70% प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है। और अगर कोई निजी कंपनी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन ले रही है, तो वहां 80% सहमति चाहिए। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। जितना ज्यादा निजी मुनाफा, सहमति उतनी ही ज्यादा चाहिए। सरकार के लिए 0, PPP के लिए 70 और प्राइवेट के लिए 80। पर क्या सरकार किसी भी निजी काम के लिए जमीन दिला सकती है? नहीं, यहाँ 3 अपवाद हैं छात्रों। हाँ, कानून साफ कहता है कि 3 ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अधिग्रहण नहीं हो सकता: निजी अस्पताल, निजी शिक्षण संस्थान और निजी होटल। बिल्कुल। अगर किसी बिल्डर को अपना प्राइवेट होटल बनाना है, तो उसे खुद मार्केट रेट पर जमीन खरीदनी होगी। एग्जाम हैक सुन लीजिए। PPP में 70%, प्राइवेट यानी पैसे वाले में 80%। पैसे वाले प्राइवेट में 80। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है।
अब फोकस करते हैं स्लाइड नंबर 4 पर। ये स्लाइड बहुत ही बेसिक पर उतनी ही जरूरी बात उठाती है कि प्रभावित परिवार यानी अफेक्टेड फैमिली आखिर है कौन। ये धारा 3C में विस्तार से बताया गया है। आमतौर पर दोस्तों हम सब यही सोचते हैं कि जिसकी जमीन है बस वही प्रभावित है, पर नया कानून ऐसा नहीं मानता। सिर्फ जमीन वाले को पैसा नहीं मिलेगा, जो वहां मजदूरी कर रहा है उसको भी मुआवजा मिलेगा। यानी भूमिहीन मजदूर, किराएदार, बटादार, दस्कार, वनवासी और मछुआरे भी इसमें आते हैं। हाँ, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान की खेती की जमीन है, उस पर रामू नाम का एक भूमिहीन मजदूर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। जब सरकार जमीन लेगी तो किसान को पैसा मिल जाएगा, पर रामू की तो रोजी रोटी ही छिन गई। इसलिए कानून रामू को भी प्रभावित मानता है, लेकिन एक शर्त है, अधिग्रहण से कम 3 साल पहले से उसकी रोजी रोटी उस जमीन पर निर्भर होनी चाहिए। ये 3 साल वाला फैक्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, आप लोग ध्यान रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी फ्लो चार्ट पर, स्लाइड नंबर 5। यहाँ भूमि अधिग्रहण की एक मास्टर प्रोसेस दी गई है, धारा 4 से लेकर धारा 38 तक का क्रम। ये थोड़ा लंबा लगता है देखने में, पर इसे एक कहानी की तरह समझना आसान है। सोचो अगर सरकार हाईवे बनाने के लिए किसी गांव की जमीन अक्वायर करे तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। ये फ्लो चार्ट दिमाग में छाप लो। मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके पढ़ती हूँ। सबसे पहले आती है धारा 4, जिसमें SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है 6 महीने के अंदर। उसके बाद आती है धारा 11। इसमें प्रारंभिक अधिसूचना निकालते ही जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है, ताकि कोई मुनाफाखोरी न करे। फिर आती है धारा 15, जहां आपत्तियों की सुनवाई होती है। हाँ, सरकार सीधे बुलडोजर नहीं चलाती। किसी को दिक्कत है तो वो 7 दिन के अंदर कलेक्टर के पास जा सकता है। फिर धारा 23 में अधिनिर्णय यानी मुआवजा तय होता है। और अंत में धारा 38, जहां मुआवजा देने के बाद ही जमीन पर कब्जा लिया जाता है। पहले पैसा फिर कब्जा। एकदम सही। अब डिटेल में समझते हैं SIA को। स्लाइड नंबर 6। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि धारा 4 कहती है SIA 6 महीने में पूरा होना चाहिए, और धारा 5 में जन सुनवाई यानी पब्लिक हेयरिंग का नियम है। बिल्कुल। और उस जन सुनवाई और रिपोर्ट की जांच के लिए धारा 7 के तहत एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य कौन कौन होते हैं इसमें? 2 सोशल साइंटिस्ट, 2 पंचायत के प्रतिनिधि, 2 रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स और एक टेक्निकल एक्सपर्ट। इन्हें अपनी रिपोर्ट 2 महीने में देनी होती है। 7 उन अपवादों और विशेष परिस्थितियों के बारे में है जहां नियम थोड़े अलग हैं। जैसे धारा 10 खाद्य सुरक्षा से जुड़ी है। अगर देश में अनाज का संकट आ गया तो दिक्कत होगी, इसलिए सिंचित बहुफसलिया भूमि यानी इरिगेटेड मल्टी क्रॉप लैंड को आमतौर पर एक्वायर नहीं किया जाता। इसे सिर्फ आखिरी विकल्प माना जाता है। पर इसका एक अपवाद भी है ना, अगर हाईवे या रेलवे ट्रैक निकालना है तो खेतों के बीच से ही निकलेगा। हाँ, लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए इस नियम में छूट दी गई है। वहीं धारा 40 आपातकाल या इमरजेंसी के लिए है। अगर सेना के लिए जमीन चाहिए या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है तो धारा 40 लगती है। बिल्कुल। इमरजेंसी में सरकार रुकेगी नहीं, बिना SIA किए तुरंत अधिग्रहण होगा। पर किसान को नुकसान ना हो इसलिए सरकार 80% एडवांस मुआवजा देगी, और साथ में अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। हाँ, 75% अतिरिक्त मुआवजा किसान को दिया जाएगा। ये परसेंटेज आप लोग याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मुआवजा। अब हम देख रहे हैं स्लाइड नंबर 8। प्रभावित परिवार को पैसा कितना मिलेगा, इसका पूरा गणित धारा 26 से 30 में है। सबसे पहले धारा 26 के तहत जमीन का मार्केट वैल्यू तय होता है, फिर उस पर एक मल्टीप्लायर लगता है। शहरी क्षेत्र में ये 1 से 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 गुना तक होता है। फिर धारा 29 के तहत जमीन पर मौजूद संपत्ति जैसे घर या पेड़ का मूल्य जोड़ा जाता है। और सबसे जरूरी है धारा 30, जिसमें 100% सोलेटियम यानी तोषण राशि जोड़ी जाती है। ये तोषण क्यों दिया जाता है? जब जमीन छीनते हैं तो आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक दुख भी होता है। उसी दुख को कम करने के लिए बेस मुआवजे का 100% एक्स्ट्रा एज अ सोलेटियम मिलता है। इसको याद रखने की ट्रिक है 30 से तरक्की, 30 से तोषण। एकदम सही। एग्जाम फैक्ट याद रखें छात्रों, रूरल एरिया में टोटल कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू का 4 गुना तक हो सकता है। अब स्लाइड नंबर 9 पर RNR के नियम देखते हैं। जमीन जाने पर पूरा जीवन प्रभावित होता है। धारा 16 और 41 इस दिशा में काम करती हैं। धारा 31 में जनरल बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे घर के बदले घर, शहरी इलाके में
कम से कम 50 स्क्वायर मीटर का फ्लैट। परिवार के एक सदस्य को नौकरी या 5 लाख रुपए एक मुश्त और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी। और धारा 41 में एससी और एसटी वर्ग के लिए विशेष सुरक्षा दी गई है। इन्हें मुआवजे का 1/3 भाग तुरंत पहली किस्त के रूप में देना अनिवार्य है। अगर उन्हें जिले से बाहर बसना पड़े तो 25% एक्स्ट्रा मुआवजा और 50,000 रुपए अलग से मिलते हैं। और जल परियोजनाओं में मछली पकड़ने का अधिकार भी मिलता है। कानूनी विवाद कैसे सुलझेंगे? देखिए स्लाइड नंबर 10। अगर मुआवजे से दिक्कत है तो कहां जाएंगे? धारा 51 के तहत एलआर अथॉरिटी बनाई गई है। इसमें सिर्फ एक पीठासीन अधिकारी होता है ताकि फैसले जल्दी हों। ये अधिकारी पूर्व जिला जज या 7 साल अनुभवी वकील होता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। हाँ, धारा 74 के अनुसार हाईकोर्ट में 7 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। और धारा 84 कहती है कि झूठी जानकारी देने पर 6 महीने की जेल या 1 लाख का जुर्माना होगा। इस स्लाइड में धारा 101 यानी रिटर्न ऑफ लैंड भी है। ये बहुत क्रांतिकारी है दोस्तों। बिल्कुल। अगर 5 साल तक जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं बना तो जमीन मूल स्वामी को वापस करनी पड़ेगी। अब शुरू होता है रिवीजन। स्लाइड नंबर 11। इसमें 10 यूपीएसआई वन लाइनर्स हैं। चलिए रैपिड फायर करते हैं। पहला, लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2014। दूसरा, किस कानून को हटाया? 1894 के अंग्रेजों के कानून को। तीसरा, पीपीपी में सहमति? 70%। चौथा, प्राइवेट में सहमति? 80%। पांचवा, सीआईए पूरा करने की समय सीमा? 6 महीने धारा 4 के तहत। छठा, सीआईए रद्द कब होगा? 6 से 14 चौपट। 12 महीने में अधिसूचना न आने पर? 7वां, आपत्तियां दर्ज करने का समय? 7 दिन, धारा 15। 8वां, 100% सुलाकियम कौन सी धारा देती है? 30 से 30 से तोषाण यानी धारा 30। 9वां, जमीन की वापसी कब होगी? 5 वर्ष बाद धारा 101। और आखिरी, अपील कहाँ करनी है? 7 दिन में सीधे हाई कोर्ट, धारा 74। स्लाइड नंबर 12 पर है 5 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। मैं सवाल पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। पहला सवाल, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना गुना मुआवजा मिलता है? लॉजिक लगाएं तो शहरों से ज्यादा मिलता है। आंसर है 4 गुना। Q2, प्रभावित परिवार में आने के लिए मजदूर की निर्भरता कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? इसका सही जवाब है 3 वर्ष। Q3, LAR प्राधिकरण में कितने अधिकारी होते हैं? त्वरित न्याय के लिए केवल 1 अधिकारी। Q4, तोषान किस धारा में है? फिर से वही ट्रिक, 30 से 30 यानी धारा 30। और आखिरी Q5, आपातकालीन अधिग्रहण में कितना अतिरिक्त मुआवजा मिलता है? एडवांस 80% था, पर अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 75। अगला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ, तभी लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, तभी होगा सिलेक्शन। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो।